रजाकार आर्मी का सच लोगों के सामने लाना इतना आसान नहीं था। आपने ये साहसिक काम किया है। एक निजाम, उसका एक क्रूअल सेनापति जो रजाकार आर्मी का फर्स्ट कमांडर था, ये भूमिका निभाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? जो कंट्रोवर्सी इनिशियली हुई वो कुछ डायलॉग्स की वजह से हुई थी। रेड्डी साहब, वो क्या डायलॉग्स थे और उनको फिल्म में लाने का आपका मकसद क्या था? मैं वो बीते कुछ सालों में हिंदुस्तान में ऐसी फिल्मों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ है जिन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटा है, उन्हें टटोला है और उन तथ्यों को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है जिन तथ्यों के बारे में ये कहा जाता था कि या तो वो तथ्य लोगों से छुपाए गए या फिर उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। और ऐसा कुछ इतिहासकारों की तरफ से हुआ। लेकिन इसी कोशिश में एक फिल्म बनी है रजाकार द साइलेंट जीनोसाइड ऑफ हैदराबाद। इस फिल्म के नाम से ही पता चल जाता है कि हैदराबाद रियासत को भारत में विलीन करने में जो खूनी संघर्ष हुआ, ये फिल्म दरअसल उस संघर्ष की कहानी है। ये फिल्म दरअसल ये बनाना क्यों एक साहसिक काम था, इस पर बात करने के लिए फिल्म की समूची स्टार कास्ट मेरे साथ है और साथ ही फिल्म को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं गुडूर नारायण रेड्डी, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। गुडूर नारायण रेड्डी एक पेशे से एक राजनेता भी हैं। स्वाभाविक है, अगर राजनेता से मैं बात करूंगा तो राजनीति की बात करूंगा, और जो अभिनेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस फिल्म से जुड़े हुए, उनसे मैं अभिनय की बात करूंगा कि ये किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग उनके लिए रहा है। सबसे पहले रेड्डी साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, एक ऐसा विषय आपने चुना है फिल्म बनाने के लिए जिस पर फिल्म बनाना इतना आसान नहीं था शायद। रजाकार आर्मी का सच लोगों के सामने लाना इतना आसान नहीं था। आपने ये साहसिक काम किया है, कितनी बड़ी चैलेंजिंग जॉब थी आपके लिए? बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि 76 साल हो गए हैदराबाद का विमोचन होके। हैदराबाद को आज़ादी कब मिली? 17 सितंबर 1948। मतलब उसका भारत को पूरा आज़ादी मिलने के बाद 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद मिला। क्यों इतने दिन हुआ? तो इतने दिन क्यों हुआ बोल के बहुत कम लोगों को मालूम है देश में। शायद 1 करोड़ लोगों को शायद मालूम होगा। मतलब 142 करोड़ में 1 करोड़ का तो जानकारी ठीक नहीं है। क्यों नहीं निकाला गया? सब लोग बोलते थे कि अरे बहुत डेलिकेट मामला है। क्या डेलिकेट क्या है? जब पूरा दुनिया में जो पालन करने वाला कोई भी राज्य राष्ट्र का कोई नेता अभिनेता जो भी या राजा है, कोई भी इतना पापी काम नहीं किया जो मीर उस्मान अली पाशा द 7th निजाम ऑफ हैदराबाद ने किया। क्या किया? उन्होंने चाहा कि उस जमाने का हैदराबाद जो रजवाड़ा है, जो प्रोविंस है, वो प्रोविंस को उन्होंने तुर्किस्तान बनाना चाहा और तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान से जोड़ना चाहा। तो जब उन्होंने वो एक्सरसाइज स्टार्ट किया, उन्हें पता चला कि एक पर्टिकुलर मजहब है तो ही होता, लेकिन वहाँ तो 80% हिंदूज थे। तो उनको एक जोड़ीदार मिल गया, उसका नाम है कासिम रिजवी। कासिम रिजवी मिलके एक राजा के साथ एक ऑर्डिनरी आदमी मिल गया और राजा उनको एक्सेप्ट कर लिया। उनका आइडियोलॉजी पे उन्होंने काम चलाया आगे तुर्किस्तान बनाने के लिए। क्या किया वो 396 डेज में 2 लाख हिंदुओं का मर्डर किया और 60,000 हिंदू महिलाओं का मानभंग किया। ये कहीं भी बताया नहीं गया। वो डेलिकेट है। ये बताने की कोशिश आपने इस फिल्म के माध्यम से की कि किस किस्म से हैदराबाद रियासत को जब विलीन किया गया, भारत में शामिल किया गया, तो किस किस्म से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये विषय वस्तु है। लेकिन जैसा कि रेड्डी साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 लोगों का जिक्र इन्होंने किया है, हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान और कासिम रिजवी। संयोग से ये दोनों ही किरदार मेरे बगल में बैठे मकरंद देशपांडे जी और राज अर्जुन जी ने निभाया है। ये किरदार निभाना क्यों एक चुनौती थी, इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि अमूमन हमें इतिहास के पात्र इतिहास की किताबों में मिल जाते हैं, उनके कुछ वीडियोस मिल जाते हैं, उनका जिक्र मिल जाता है, लेकिन मीर उस्मान अली खान के बारे में सिर्फ जिक्र मिलता, उनका कहीं वीडियो वगैरह तो मिलता नहीं। तो उस किरदार को कैसे आपने आत्मसात किया, मैं वो समझना चाहता हूँ। कैसे आपने समझा कि एक क्रूएल निजाम जो है वो इस किस्म से दिखता होगा, इस किस्म से उसकी एक्टिंग होगी, इस किस्म से उसकी डायलॉग डिलीवरी होगी? हालांकि मुझे जब कास्ट किया गया तब ये भी बताया गया है कि आप बिल्कुल निज़ाम दिख सकते हो। तब कुछ तस्वीरें देखी मैंने, 1-2 वीडियोस देखे, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, लेकिन जो उनका कद है वो 5 फीट 3 इंच का है, तो 7 इंच मुझे घटाने पड़े। देखो वज़न घट सकता है, हाँ, ऊंचाई कैसे घटे इंसान की। तो मैं थोड़ा सा झुक गया, और हालांकि वे भी झुके रहते थे,
और तो झुकने से एक उम्र में एक कह सकते कद में थोड़ा सा ऐसा लगा। और क्या है कि उनके बारे में जब पढ़ा तब इतना समझ में आया कि बहुत ही लिखे पढ़े थे, साहित्य प्रेमी थे और धार्मिक। ये तो बाद में पता चला उनके बारे में, पहले तो ऐसा लगता था कि ये बड़ा ही लिबरल आदमी है और है ना, इनके मतलब अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन भीतर ही कहीं तो हैदराबाद स्टेट वे चाहते थे कि आज़ाद हो जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाए और वो हैदराबाद अपना बना ले, तुर्किस्तान बना ले। लेकिन ये बात उनके भीतर और भी जो कहते हैं कि एक धार्मिक तौर पे वे जो कि इतने लिखे पढ़े थे, वे अचानक से क्यों ऐसे बदल गए। तो एक जो कासिम रिजवी था, जो एक्चुअली उनसे ये उन्होंने वो सपना दे दिया उसे कि भाई बंगाल की खाड़ी आपके कदमों को चूम सकती है। आप फिर तभी उन्होंने सोचा कि पुर्तगालीज से गोवा खरीद ले। उन्होंने तब ये सोचा, एक सिडनी कॉटन था उनका आदमी, जिससे वो अपने जो उनका अपना ये था एयर स्ट्रिप थी, उनके पास अपने हवाई जहाज थे, उसको फाइटर प्लेन कैसे बनाया जाए। सो द होल थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ समवेयर कासिम रिजवी ने उनको बदल दिया। और ऑब्वियसली लिखा पढ़ा आदमी वैसे ही पावरफुल होता है, ऊपर से उसको अगर धर्म छेड़ दिया जाए तो वो तो और भी खूंखार हो ही जाएगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी करना था और कंजूस करना था। सच बताऊं तो मुझे बतौर एक्टर दुनिया का सबसे अमीर जो कि टाइम मैगजीन पे आया है और वही कंजूस भी दिखाना है, वो मेरे लिए सबसे मज़ेदार रहा कि वो फिल्टर के बिना सिगरेट पीता है ना। वो उसको जो सिक्के दिए जाते हैं सोने के, वो एक एक करके कहीं गिर गया है तो उसको वो कहीं से ढूंढ लेके फिर से रख देता है। कोई सिगरेट ऑफर करता है तो पूरा पैकेट ही ले लेता है। सोने के टीन में खाने वाले उसके जो लोग थे फैमिली के, वो सोने के थाल में खा रहे, ये टिन के थाल में खाता था खाना। तो ये अपनी हर पैसे बचा बचा के ऐसा कंजूस आदमी खूंखार निकला। शायद मुझे लगता है कंजूस खूंखार बन जाता है। बिल्कुल। उनकी वो कितने रईस थे, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि मेरे ख्याल से यूएस की कंप्लीट जीडीपी का 2% जायदाद जो था उन्हीं के पास था। ये भी पोर्ट्रे किया गया है। दो गुना मेरे ख्याल से, दो गुना लगता है कि $230 बिलियन तब उनका ये था। ज़रा सोचिए, उनके पास जो एक जेकब डायमंड था, वो कहते हैं कि इस दुनिया में से ही कुछ 6-7 डायमंड्स थे, उसमें से एक था। ये धन का गुरूरी था क्या कि वो चाहते थे कि स्वतंत्र मेरा प्रिंसली स्टेट हो और मैं हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। जो जिद थी उनकी शुरुआत में, जो संघर्ष उन्होंने भारत सरकार के साथ किया, उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? मुझे लगता है कि पावर जब आपके पास आ ही जाती है, धन मेरे ख्याल से उस दौलत जो होती है उससे पावरफुल क्या है। जब मुझे ऐसा लगता है कि तब नेहरू साहब हो या बाद में इंदिरा जी भी हो, वो उनसे मिलने आते थे। तो ये इतना बड़ा आदमी था जिससे मिलने आपके प्राइम मिनिस्टर आए, या इन्होंने मतलब इतने बड़े थे कि उनको ब्रिटिशरों ने हाइनेस करके एक खिताब दे दिया था। तो आई थिंक इतना बड़ा आदमी होने के बाद तो ये तो ज़रूर सोच ही सकता है कि जो जहाँ का मैं रूलर हूँ, या मुझसे पहले 6 निज़ाम हो चुके हैं तो 7वां मैं हूँ, तो मैं तो हैदराबाद तो कर ही सकता हूँ। मुझे लगता है साइकोलॉजिकली, जहाँ तक इसके मतलब आपने बताया कि निज़ाम रईस था, लेकिन निज़ाम को वैसा निज़ाम बनाने में कासिम रिजवी की भूमिका भी अहम थी। ऐसा मुझे लगता है। बतौर जब मैंने कैरेक्टर पे काम किया तब मुझे नहीं लगता कि उसके पास शुरू से वो इसके बारे में शायद गुडूर ज़्यादा जानते कि हैदराबाद में रहते, पर जहाँ तक मेरी पढ़ाई जो रही, मुझे ऐसा लगता है वो तो तैयार भी हो गए थे बातचीत के लिए कि 18 मेरे ख्याल से 18 अक्टूबर वो उनसे बातचीत करके दे भी देने वाले थे बिना किसी वॉर के। उस एक रात पहले जो साइन करने वाले, तब कासिम रिजवी ने वो क्योंकि ऐसा नरसंहार, देखो नरसंहार की व्याख्या जो की गई है कि उसको तब बताया जाता है जब बिना किसी कारण आप मारने लगते हो, और उसको वो बताना था कि भाई हम, क्योंकि कासिम रिजवी की जो बात थी कि हम साइन करके नहीं जोड़ेंगे, उससे अच्छा तलवार लेके हम मार के या मर जाएंगे। यकीनन ये भूमिका निभाना भी एक चैलेंज होगा। राज अर्जुन जी, आपसे समझना चाहता हूं मैं, एक निजाम, उसका एक क्रूअल सेनापति जो रजाकार आर्मी का फर्स्ट कमांडर था, ये भूमिका निभाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा?
बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और मैं हमेशा कैरेक्टर को ये मान के ही चलता हूँ कि चैलेंज और तकलीफ़ और हिंड्रेंसेस ना हो तो फिर उस कैरेक्टर में दम ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। आप अगर नेचर को भी देख लें, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब चलना शुरू करता है तो बहुत बार गिरता है, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो बहुत बार गिरते हैं, जब हम भागना शुरू करते हैं तो घुटने चलते हैं। मैं जब छोटा था तो इमली के पेड़ पे चढ़ता था चवन्नी की इमली तोड़ने के लिए और दोस्तों को फेंकता था, कई बार इमली के पेड़ से गिर जाता था। तो आप नेचर के किसी भी कॉल को ले लीजिए, तकलीफ वहाँ जुड़ी हुई है, लेकिन उस तकलीफ के पीछे मज़ा बड़ा होता है। वही चवन्नी की इमली मैं खरीद के खा सकता हूँ पर उसमें मज़ा नहीं होता था। तो ये तो प्रोफेशन ही ऐसा है जो तकलीफ़ों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तकलीफ़ में भी कमाल का आनंद है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक्टिंग जो विधा है वो हमारे लिए एक मेडिटेशन है। हम सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं और उसके बाद जो सुख मिलता है वो हम पहले जानते हैं। जब हम क्राफ्ट बना रहे होते हैं, जब हम बुन रहे होते हैं, तो हमें मालूम होता है कि अगर हमने उसको छू लिया कैरेक्टर को, तो जस्टिफाई कर दिया, तो वो सुकून हमें मिलने वाला है। आपके लिए मैं इसलिए सवाल कर रहा था राज अर्जुन जी की क्रुअलिटी आपको चेहरे पे लानी थी। आपने इस फिल्म में ऐसे कुछ निर्णय लिए हैं जिसमें नरसंहार की बात होती है, आप मसाकर किए जा रहे हैं। आप असल जीवन में इतने क्यूट लुकिंग हैं, आपने वो क्रुअलिटी लाई कैसे अपने चेहरे पे? ये कमाल का कॉम्प्लीमेंट है और अभिनेता का काम ही है कि जो वो व्यक्तिगत जीवन में है उसके विपरीत कुछ कर दे, तभी तो जीत है। अगर मैं लगूँ ही क्रूअल और मुझे लोग टाइपकास्ट कर देंगे मेरे क्रूअल लगने से, तो फिर मैं जीता नहीं। मैं हूँ सॉफ्ट लुकिंग, मैं बात कम करता हूँ, मैं धीरे बात करता हूँ, लेकिन मैं रोल सारे ऐसे करता हूँ और वो कन्विक्शन के साथ कर दूँ तभी कुछ लगे कि हाँ अलग अलग बात करता है, अलग अलग काम करता है और इसको क्राफ्ट की जानकारी है, ये अपने ग्राफ में मेहनत करता है। और ये मैं यूँ करता हूँ कि मेरे लिए ईजी, किसी भी एक्टर के लिए वो बहुत इजी होगा कि वो उतना क्रूअल दिखे और उसको कास्ट कर लिया जाए। बट ये कमाल की दाद तो मैं ये गुडू सर को और याटा सत्यनारायण को देखता हूँ कि एक ठिकने नॉर्मल लुकिंग आदमी को कासिम रिजवी में विजुअलाइज कर लिया उन्होंने। तो ये मेरा धर्म भी बन जाता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पर, मैं एक यूँ कहें तो मैं हिंदी बेल्ट का एक्टर हूँ, वहाँ तेलुगु फिल्म बन रही है, लेकिन उन्होंने वहाँ ढूंढ निकाला तो मुझ पे बर्डन ज़्यादा आता है और मैं वैसे ही सेल्फ उसमें रहता हूँ, जिम्मेदारी मैं कुछ सर पे ज़्यादा ओढ़ लेता हूँ, तो मैं मेहनत और बढ़ा देता हूँ। और इसलिए मैं कैरेक्टर को ऐसे नहीं जीता हूँ कि मैं विलन कर रहा हूँ तो वो क्रूअलिटी मैं चेहरे में लाऊं, क्योंकि वो फेक होगी। बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि जिस फिल्म में मकरंद देशपांडे, तेज सप्रू और राज अर्जुन जैसे मजे हुए अनुभवी कलाकार हो, तो उस फिल्म में अभिनय का स्तर क्या होगा। एक और चैलेंजिंग किरदार जो था इस फिल्म का, या मैं कहूँ कि वो सेंट्रल कैरेक्टर भी मान लिया जाए उस फिल्म का तो गलत नहीं होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रोटैगनिस्ट, राइट, जो शिल्पकार थे। दरअसल रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग था ये खुद तेज सप्रू जी हमें बताएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज सप्रू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के किरदार को हमने और भी फिल्मों में देखा, इनफैक्ट सैम बहादुर अभी आई थी और हमने उनमें भी, उसमें भी एक सरदार वल्लभ भाई पटेल देखे। उनके कन्विक्शन, उनके इंटेंट, इन सारी चीज़ों को कैसे कैच किया आपने और कैसे साकार रूप दिया इस फिल्म में, वो समझना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए, पहले तो सबसे मैंने बताना चाहता हूँ कि मुझे 3 बार बुला के लुक टेस्ट लिया गया मेरा, और मेकअप में काफ़ी अरसा लगता था, 2-2.5 घंटे लगते थे। तो ये आई एम थैंकफुल टू रेड्डी साहब एंड यट्टा कि उन्होंने जो फाइनल प्रोडक्ट आया मेरा स्क्रीन पे, उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कास्ट किया। बाकी सरदार पटेल मेरे आइडल शुरू से रहे हैं। दूसरी बात, मुझे कहा गया था कि वो 2-3 बार फिल्में भी लगी हैं, आई थिंक परेश ने भी किया है शायद, और भी जैसे आपने कहा सैम बहादुर में। तो मैं कभी भी अगर कोई किरदार करता हूँ और मुझे कोई बोले ना उसका देख लो आप, तो मैं ज़िंदगी में नहीं देखता, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन फिर आपको कुछ ना कुछ न्यूएंसेस जैसी होती है ना, वो आपके दिमाग में छप जाती हैं। तो जो यट्टा जी के साथ बैठे, हमने काफ़ी डिस्कशंस किया और एक ढांचा बनाया कि मैं इस प्रकार से काम करूँगा, और वो मैंने किया। और कैरेक्टर ये है कि जैसे नेगेटिव तो करता ही हूँ मैं, तो पॉजिटिव करना बोलते हैं कितना आसान है। वैसे तो आजकल हर हीरो नेगेटिव करने लग गया है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ रहा नहीं सिलसिला। हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ी, और अभी 46 ईयर्स हो गए, अगर यहाँ तक आए हैं तो मेहनत तो काफ़ी की होगी। तो बहुत इसमें इम्पोर्टेंट था
डायरेक्टर साहब का भी रहना, और उन्होंने जब मैं कोई चीज़ कहता था अगर वो बोलते थे कि नहीं ऐसा करो, तो वो सोच के लगता था कि नहीं है। तो दोनों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और आप रिजल्ट देखेंगे शायद। बिल्कुल, रिजल्ट देखने के लिए हम बेताब है। 26 अप्रैल को ये रिलीज़ हो रही है फिल्म, इसका हिंदी संस्करण रिलीज़ हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये फिल्म बनाना इतना भी आसान नहीं था। दरअसल इसका टीज़र लॉन्च हुआ था, उसके बाद से ये फिल्म दरअसल विवादों में भी आ गई थी, विरोध झेलना पड़ा था। क्या था वो विरोध और विरोध के कारण क्या थे, ये खुद गुडूर रेड्डी हमें बताएंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और इत्तेफाक से बीजेपी के नेता भी हैं, और इसी वजह से आरोप ये भी लगे कि ये फिल्म वही कहानी कह रही है जो बीजेपी पार्टी की लाइन है, ऐसे भी आरोप लगे। किस वजह से रुकी थी इस फिल्म की शूटिंग, उसमें मैंने सुना कि कुछ तकलीफें भी आपको देने की कोशिश की गई, उसके बारे में समझना चाहूँगा। बहुत सारे तकलीफ, क्योंकि ये पिक्चर में स्टार्ट किया गया 29 अगस्त 2022, तो समझिए कि अब ऑलमोस्ट 20 मंथ्स हो गया, 20 महीने हुए रिलीज़ के लिए। एक्चुअली हम 12-13 महीने में रिलीज़ करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय का जो सत्ते में थे तेलंगाना का जो नेता केसीआर, उन्होंने ये रजाकार एक कम्युनिटी के साथ बहुत यारी दोस्ती निभाता है, क्योंकि उस ज़माने में MIM उनका बहुत ख़ास दोस्त था। और आप सुने सो है, रिकॉर्ड में है, अकबरुद्दीन ओवैसी हम रजाकारों के वारिस है बोल के बोले। और वो भी नहीं, एक पापी मेरा नज़र में, पूरा तेलंगाना वालों का नज़र में है, एक है वो मीर उस्मान अली पाशा, जो राजा ने अपना ही प्रजा पे जो हिंसा का प्रयोग किया ज़बरदस्ती उसका सत्ता निभाने के लिए, उसका कुर्सी निभाने के लिए, उसका मकबरे पे जाके केसीआर जाके माथा टेक के आता था। तो मैं उसी समय प्रश्न किया, देखो कोई भी मकबरे पे जाते तो कोई सूफी सेंट का मकबरे पे जाके, जैसा अजमेर जाके आते, या नहीं तो निज़ामुद्दीन जाके आते, या कुतुबुद्दीन जाके आते, लेकिन ये पापी है, वो सूफिया हैं। अगर जाते तो कोई गलती नहीं, क्योंकि अपन गंगा जमुना तहजीब में जीते हैं, अपना भगवान या उनका अल्लाह जो भी है, अपना वे ऑफ आवर फेथ है, तो उसके बारे में ये नहीं है। सिनेमा है सिर्फ रजाकारों के बारे में और निज़ाम के बारे में, बिल्कुल उनकी जो आइडियोलॉजी है, उस वजह से हम उसको दोषी खड़ा थे ना। गए सो इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन हुआ था दिसंबर में, ये सिनेमा रिलीज होना था सितंबर में, उन्होंने हर तरीके से हमारे को आड़ा एक स्पोक डाल दिया। जाके CBFC में पिटिशन किया, जाके वो सत्ता मत वो तो बैन ही कर दे तुम बोल के बोल रहा था। इससे ज्यादा उसका बेटा और एक बच्चा है KTR, वो KTR एकदम उछक रहा था, एकदम बड़े बड़े बातें कर रहा था। मतलब बहुत दिक्कतें आपको पेश आई हैं इस फिल्म को बनाने में। टेक्निकली हमारे को रुकावट डालने की कोशिश करे, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज रुकावट डालने का हर तरीके से लोगों को धमकाया गया, डराया गया कि ये सिनेमा में अगर काम नहीं करना कोई। उसलिए आप देखो ना, हम बॉम्बे से एक एक कैरेक्टर, एक एक आदमी, जो एक एक हीरो उस कैरेक्टर में जीने वालों को यहाँ से चुने हैं। वही तेलुगु इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। हम वी वांटेड टू टेक सम बिग फेसेस, बिकॉज जब सिनेमा प्रोड्यूस 51 करोड़ से निकाल रहे तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक बड़ा फेस है तो मार्केटिंग के लिए ईजी होता। इट इज नॉट स्ट्रेट बायोपिक, इट इज नॉट स्ट्रेट बायोपिक, it is a historical history which has been crushed and kept under the wraps. बिल्कुल, तो पॉलिटिकल of the then rulers of the Congress. बिल्कुल, रेड्डी साहब, नेहरू जी का एक कारनामा है। नेहरू जी अगर जैसा ही हमें आज़ादी मिलती थी, जाके इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले लेके कश्मीर को, जुनागढ़ को, जैसा कश्मीर तो पाकिस्तान आके ऑक्यूपाई कर लिया, जुनागढ़ प्लेबिसाइट को गया, हैदराबाद बचा हुआ था, हैदराबाद को स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट दिया गया 29 नवंबर 1947, एक साल तक। तो उसी बीच में ये लोग ये सब दंगा फसाद शुरू करके ये कर दिए कि हम तुर्किस्तान बनाएंगे और पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे, गोवा को पोर्चुगीज से खरीदेंगे बोल के ऐसे सपने देखे। लेकिन जितने भी तकलीफ हो, मैं उस जगह का बच्चा हूं, और मेरे दादाजी का नाम भी लेट गुडूर नारायण रेड्डी, जिनका नाम मुझे दिया गया, वो भी कासिम रिजवी से और उनका गैंग से डायरेक्ट फेस ऑफ हुआ है, लेट गुडूर नारायण रेड्डी का। तो हमारा बचपन से ये रजाकारों का जितने भी गंदे काम थे, पूरा दुनिया में कोई राजा अपने प्रजा के ऊपर प्रयोग नहीं किया, ये सब चीज़ें दिमाग में चलते रहे थे। मेरा एक सवाल और है इसी लाइन में कि आपने फिल्म बनाई है रजाकार आर्मी पे, लेकिन आरोप अभी ये लग रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को जो है विलन करके पोर्ट्रे किया जा रहा है। नहीं, मुस्लिम का ऊपर कोई चीज ही नहीं है। कासिम रिजवी कौन है?
मीर उस्मान अली पाशा कौन है और रजाकार कौन है। बस रजाकार जब खत्म हो गया इनका, हैदराबाद का विमोचन होने के बाद रजाकार कोई है ही नहीं है। कोई हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते तू रजाकार का बच्चा है, वारिस है, लेकिन वही एक अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला हम रजाकार के वारिस है। ऑन रिकॉर्ड इन टीवीज इट इज अवेलेबल, वो आप गूगल में सर्च करें तो मिलता है, नहीं तो 1 मिनट में निकाल के देता हूं मैं आपको। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं करें, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करें, क्योंकि हम जीते हैं गंगा जमुना तहजीब के तरीके से। कोई मजहब के अगेंस्ट नहीं है ये सिनेमा है सिर्फ इतिहास। लेकिन तुलना तो अभी हो रही कि द केरला फाइल और द कश्मीर फाइल्स के तर्ज पर। जी मकरन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उतना ही जो इसने कल कहा था, लेकिन मैंने जो मेरे पढ़ने में आया कि अब बात सिर्फ वो नहीं, रजाकार वो लोग थे कि उनके विरोध में जो भी गए, तो जो मुसलमान भी विरोध में गया उसको भी मारा गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, उनके विरोध में जो लोग गए, मतलब कासिम विल से अबाउट दिस। कासिम जी आपकी जानकारी। निज़ाम के खिलाफ जो लिखा भी जिसने, मैंने ऑर्डर किया कि उसका हाथ काट दिया जाए, और वो एक शाहबुद्दीन शोएबुल्ला खान ने लिखा। मैं मज़हब और धर्म से दूर हूँ। विजन मेरा ये है कि मुझे तुर्किस्तान और पाकिस्तान बनाना है, उसके लिए मुझे मैनिपुलेट करना है निज़ाम को। निज़ाम की 7 पुश्तों को अगर आप देखें तो सब अच्छे थे। आप अगर पीछे रिकॉर्ड करेंगे कि 6 जो निज़ाम थे वो सबने अच्छे काम किए। मुझे मेरा मोटो क्लियर था कि मुझे एक मुस्लिम शासन चाहिए, उसको प्रॉब्लम कोई क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करने में तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। हर आदमी का एक विजन होता है। सद्दाम हुसैन का देख लो, आप हिटलर का देख लो, इनके अपने अपने मोटो हैं, उसमें वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत है, उससे ऊपर निकल जाते हैं। वहीं जो पहले आपने बात की थी कि कैसे वो क्रूअल करना, तो क्रूअल करने के लिए उसके सोल में जाना पड़ता है और कोई एक मोटो डिसाइड करना पड़ता है। उसमें जात पात धर्म वरम से ऊपर उठ जाते हैं। मेरे 2-3 सवाल और हैं, चूंकि मुझे मौका मिला है कि प्रोड्यूसर और स्टार का समूचे टीम से मैं बात कर रहा हूँ। ये फिल्म के बनते समय कुछ ऐसे अनोखे अनुभव आप लोगों को आए होंगे जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, फिल्म की कहानी अलग है। आज की पीढ़ी इतिहास कम ही पढ़ती है, इतिहास से कम वास्ता रखती है। मेरे ख्याल से आज के नौजवानों को हार्डली फ़र्क पड़ता होगा कि हैदराबाद रियासत को कैसे जोड़ा गया। तो कुछ ऐसे अनुभव आप लोग मेरे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं जो फिल्म के शूटिंग के दौरान आप लोगों के साथ हुए। 1-2 चीज़ें बोलूँगा, शायद वो जब तक ऑडियंस देखेगी नहीं वो शायद तब रिलेट करें, पर वो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है। जैसे कि जब मैं कुछ कत्लेआम कर रहा था, लोगों को मार रहा था, तो मुझे लगा कि कोई इंसान इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है, उसको क्या प्लेजर मिलता होगा, क्या बात होगी। तो मैंने कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन क्रिएट किया कि जब मैं खून देखता हूँ ऐसे लोगों का जो मेरे विरोध में होते हैं, तो मुझे एक सुकून मिलता है। तो खून को सूंघना भी मुझे अच्छा लगता है, ताकि उस बर्बरता को मैं एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाऊं। तो कहीं खून को सूंघना, कहीं बारिश जब पड़ती है तो बारिश के पानी को पीना, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को मैंने धीरे धीरे ऑन फ्लोर ऑन सेट डेवलप किया, ताकि उसकी जो क्रूएलिटी है वो धीरे धीरे नज़र आए। और एक सैडिस्टिक प्लेजर को मैं एंजॉय करता हूँ, जैसे चीखना चिल्लाना कम करके, और बहुत सटल परफॉर्मेंस में जो क्रूएलिटी आप क्रिएट कर सकते हो, मेरा ये मानना है कि उसमें ज़्यादा पावर होता है। तो कुछ ये अनुभव रहे हैं मेरे। हो सकता है कि जब हमारी ऑडियंस देखे तो वो उससे रिलेट करे और शायद उसको जस्टिफाई करे। इस फिल्म के डायलॉग भी काफ़ी खबर में बने रहे। मेरे पीछे स्टैंडीज लगी हुई इस फिल्म की, उसके ऊपर ही मैं देख रहा हूँ, जनेऊ तोड़ने वालों का घमंड तोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ये डायलॉग जो है रिटालिएटरी डायलॉग है जो फिल्म में है, लेकिन ओरिजिनल डायलॉग क्या क्या हैं ये खुद गुडूर साहब बताएंगे। अब जो कंट्रोवर्सी इनिशियली हुई वो कुछ डायलॉग्स की वजह से हुई थी। रेड्डी साहब, वो क्या डायलॉग्स थे और उनको फिल्म में लाने का आपका मकसद क्या था, मैं वो समझना चाहता हूँ। एक्चुअली जैसा ये टीज़र रिलीज़ किए, जिसमें जो उसमें कैरेक्टर कासिम रिजवी जो बोलते हैं, ओंकार सुनना नहीं चाहिए, काशाई दिखना नहीं चाहिए, हर एक मंदिर को तोड़ दो और मस्जिद बनाओ, हर एक गली गली में बनाओ बोल के जो ऐलान करते, और उसके वजह से अरे एकदम ऐसा लोग सोचे। फिर इस बीच में वीडियोस भी निकल गए कि गुडूर नारायण रेड्डी हैदराबाद में पैदा हुआ, उस्मान सागर से पानी पिया, उसी उस्मान अली पाशा के अगेंस्ट जा रहे। अरे पानी पिया, राजा है प्रजा के पैसे से बना था। ऐसा नहीं समझना कि उसका दादा का जागीर लेके आके हमारे को पानी पिलाया। वो प्रजा का पैसा है, हम भी प्रजा है, हम भी टैक्स पे करें, हम भी वतनदार है, हम भी, हमारा दादा परदादा 8-9 गाँवों के वतनदार रह चुके हैं, और मेरा पिताजी तक थे। हमारा एक ही है एतराज़,
वो है हमारे ऊपर क्यों आप हमला करें, हम आपके प्रजा है तो, और इतने साल क्यों छुपाया गया, इतने साल क्यों डरते हैं, क्यों डरना, जब हम भाई भाई है तो भाई भाई के तरीके से आगे जाएंगे। ये इस फिल्म में का है, बिल्कुल इस फिल्म में डरने का नहीं है किसी से भी। बिल्कुल ये दरअसल एक मैं अगर कहूँ इस फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि गुडूर नारायण रेड्डी जी ने अपनी पूरे इमोशंस जो हैं इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि इन्होंने महसूसा है, इन्होंने भोगा है वो अत्याचार, इनकी जो इनके पूर्वज हैं उन्होंने झेला है, और शायद वही इमोशन इन्वेस्ट करने की कोशिश इस पूरे फिल्म की बनाने की प्रक्रिया में हमें दिख रही है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, और एक चीज ये मैं बताना चाहता हूं कि आप पूछे कि बीजेपी के नेता हो आप, इस वक्त क्यों ये बीजेपी का बेनिफिट है कम्युनिटी का, बीजेपी का नेता मैं अभी 3 साल के नीचे बना, उससे पहले 40 साल मैं कांग्रेस में रहा, मैं ट्रेजरर रह चुका तेलंगाना स्टेट का कांग्रेस का, और 18 साल मैं एआईसी से मेंबर रह चुका। मुझे आज ज्ञानोदय मिला कि इस सब्जेक्ट के ऊपर जो इतिहास के पन्नों को कुचला दिया गया, सूडो सेक्युलर पार्टी जो थी उस जमाने में पालन कर रही थी देश का और राज्यों का, उसके वजह से दबाया गया, और आज बीजेपी पार्टी का नेता होके, आज बीजेपी इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन द यूनिवर्स। आज नरेंद्र मोदी को 13 करोड़ कार्यकर्ता हैं बीजेपी पार्टी में, पूरा दुनिया में नहीं है कोई पार्टी का कार्यकर्ता 13 करोड़। जब इतना 13 करोड़ लोग जाके 3-3 वोट भी लाए तो 52 करोड़ वोट्स आते हैं, वो जीतने का इस छोटे सब्जेक्ट के साथ और उसके ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो इस फिल्म को राजनीति से जोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे कोई मकसद दूसरा नहीं है, ऐसा खुद प्रोड्यूसर रेड्डी हमें बता रहे हैं। चूंकि डायलॉग्स की मैं बात कर रहा था इसके पहले, कुछ डायलॉग्स जिन्होंने सनसनी मचाई, उसमें एक डायलॉग ये भी था, राज अर्जुन जी मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, कि हिंदू रह के गुलाम बनने से अच्छा है कि मुसलमान बन के मालिक की तरह जियो, ऐसा डायलॉग मैंने इसके ट्रेलर में ही सुना हुआ है। ये डायलॉग किसका था राज अर्जुन जी? मेरा ही डायलॉग है जो मैंने बोला है। ये आपका डायलॉग है, क्या कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा समझा पाएंगे? वो इसी तरह से था कि अगर इस राज्य में, इस स्टेट में जीना है आपको तो आप अपना धर्म कन्वर्ट कर लो, आप ज़िंदगी जी लोगे। आप मुसलमान बन के मैं आपको सारी सुविधाएं मुहैया करवा दूंगा, और उसके बाद आप खुद हिंदुओं को कन्वर्ट कीजिए मेरे फेवर में और आप ज़िंदगी जिए उस तरह से। मतलब इंटेंट यही था कि एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट क्रिएट करना है। मुझे सिर्फ अपनी पूरी मेरी जो दुनिया है उसमें मुस्लिम राज्य देखना है और सिर्फ मुसलमान देखना है। एक और जगह मैंने कहा कि हमारा ख़ानदान बढ़ाओ, ऐश करो और ख़ानदान को बढ़ाओ, और वहाँ के जितने भी हिंदू थे उनको मार दिया। तो मेरा मकसद ये है कि आप मुस्लिम शासन बनाओ मेरे लिए, और मेरी जो दुनिया है वो मुस्लिम शासन से बनती है, बस यहाँ तक है मोटो वो। अब डायलॉग्स की मैं बात ही कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के किरदार पर आऊँगा। एक प्रखर राजनेता, कई लोग आइडल मानते हैं उनको, और निश्चित तौर पे मेरा यकीन है कि इस फिल्म में उनके भी डायलॉग बड़े दमदार होंगे। क्या हैं वो डायलॉग, मैं समझता हूँ सप्रू जी से। सप्रू जी, कोई एक ऐसा डायलॉग जो लगता है कि दर्शकों के दिल को छुएगा? ये मुझे वैसे तो भी याद नहीं है, बट हाँ, अखंड आपको याद आ रहा है? कासिम रजवी जी आपके पास आके बोलते देखो आपका आर्मी, हाँ आपका आर्मी अगर टच किया। देखो सप्रू जी को याद नहीं, लेकिन शायद राज अर्जुन को कंप्लीटली याद है। क्या था डायलॉग वो? 1,24,00,000 हिंदुस्तानी हिंदू हैं इस हैदराबाद में। ये मैं आपको बोलता हूँ और आप वहाँ से शुरू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायलॉग मैं शायद ट्रेलर में भी देख चुका हूँ। नहीं, मुझे याद नहीं। नहीं, आप बोलते उस टाइम पे देखो निजाम के भी इतने बीवियां हैं। हाँ, वो जब रिजवी थ्रेटन करता है, तुम्हारे भी 6 बच्चे हैं। क्या था डायलॉग? वो कहता है निजाम की बीवियां हैं, तुम्हारी भी 2-2 बीवियां हैं, तुम्हारे भी 6-6 बच्चे हैं, है ना, उनका ख्याल रखना। 2 बीवियां हैं। ये डायलॉग मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदाज में ही सुनना चाहूंगा, उसके बगैर छोड़ूंगा नहीं सप्रू जी आपको। जब एक अच्छा सीन है मेरा, मतलब रिजवी के यहाँ शुरुआत किसने की, जब ये बोलते हैं ना तो शुरुआत किसने की, फिर वो एक क्रेसेंडो चलता जाता है कि आपने मतलब गोवा के उसमें से वो किया, इधर से किया, जर्मनी से वो मंगाया, तो एंड में ये जब जाने लगते हैं गुस्से में तो उनको रोकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि तेज सर को मैं बहुत बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने जब उनको देखा नहीं था, जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका में आए तो काम नहीं किया है तो कोई क्या ओपिनियन बनाएगा। ठीक है, जब मैंने यही सीन किया पहले दिन, पहला सीन, तो मेरी नज़रों में इनकी इज्जत बढ़ गई। इन्होंने और ये बहुत मेहनती एक्टर है भाई,
वो लाइंस याद करके आए थे, वहाँ बैठे हुए थे, तो मेरा जो एक धारणा थी वो पूरी पूरी एकदम खत्म हो गई, और उस दिन से मेरी इज्जत, मेरी नज़रों में इनकी इज्जत बढ़ गई। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन ये मेरी हसरत पूरी नहीं कर रहा है, मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टाइल में हमारा मतलब फिल्म में डिफरेंट करते रहते हैं, एक बार किया वो बहुत कम याद रहता है, अनलेस कि नहीं कुछ ऐसा हो। जैसे एक तमिल फिल्म थी, वो पी वासु बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनसे मेरी थोड़ी सी दोस्ती खातिर में ही झड़प हो गई कि मतलब सर मेरे को लाइंस आप पहले दिया करो, यू नो मैं तमिल एक तो तकलीफ होती है और मैं बोलता हर लाइन हूँ। अब इसी में जो शुरुआत की थी, जो आप बोल रहे हैं ना एक लाइन बोलिए, वो मुझे पहला दिया गया था तेलुगु में, तो तेलुगु भी मैंने बोला है, वो सुना देता हूँ कि अखंड भारत इसका हृदय है। अखंड भारतम नड़ी बोद्धुनावना हैदराबाद लो మాతాడి పచ్చం అనే రచపొందు పెరిగి పెడద ఒత్తుంది అది పగిలితే ఆ విషం ఈ దేశమంతుకము కుంతుంది దానికి మందు వేయాలి మందు హైదరాబాద్ని కాపాడాలి। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि जो शुरू करेंगे हम वो स्टार्ट हैदराबाद से करेंगे। बिल्कुल। मेरा हाँ जी बताइए ना, बताइए। मज़ेदार बात तो मुझे ये लग रही है, देखिए यार बतौर एक्टर हम भूल जाते हैं कि जब आपको डिस्कम्फर्ट में डाला जाता है, आपकी भाषा नहीं है। देखो जिस कंफर्टेबल हिंदी लैंग्वेज में है या उर्दू बोल सकते हैं, वो आदमी तेलुगु याद है, तेलुगु याद है वो, इसलिए ये कमाल की ये बहुत ही कमाल की बात है। मुझे मतलब एक एक्टर होने का आज की बात ये मतलब मैं याद रखूंगा फॉर एवर कि वो पूरा डायलॉग, अच्छा एक लाइन नहीं थी ये मेरे ख्याल से, और वो बोलता गया और आती गई, तो इसका मतलब है भाई हाँ आज में से उठा दो और मुझे बोलो तेरे देखो तेलुगु डायलॉग बोलो तो मैं बोल दूंगा। देखो हिंदी बोलो तो तेलुगु आज हम आए हिंदी के रिलीज के लिए। हेलो आपको एक बात बता दूं, ये तेलुगु की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म रजाकार हिंदी और मराठी में रिलीज हो रही है 26 अप्रैल को। कुछ प्रांतों में या देश के बाहर तेलुगु बाकी लैंग्वेजेस में भी हो रही है, लेकिन हिंदी और मराठी हो रही है, इतना ज़रूर याद रखिए। आप सभी लोगों ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, काफ़ी जानकारी इस फिल्म के बारे में हम स्टार कास्ट एज वेल एज जो प्रोड्यूसर रेड्डी साहब हैं उनसे जुटा पाए। 26 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है फिल्म, इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर तथ्य को सामने लाने की कोशिश इस फिल्म के ज़रिए हो रही है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का इस फिल्म को दर्शकों का बेहतरीन प्रतिसाद मिलेगा। एक बात कुछ और मकरन जी कहना जोड़ना यही चाहता हूं मैं गुडूर जी कि बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, बीजेपी के नेता है यहाँ पर, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मुसलमान के खिलाफ कर रहे हैं, तो एक बात यहाँ पर रुक जाती, नहीं तो कि ऑडियंस पे रुक जाती है कि फिर हम जो मुसलमान जो अच्छे दर्शक है वो सोचेंगे नहीं जाए। तो मेरे ख्याल से इतिहास देखने के लिए सभी ने जाना चाहिए। जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फिल्में बनाई गई, जब लगान बनी, तब अंग्रेज़ों ने भी तो फिल्म देखी ना, उन्होंने ही तो फिल्म उठाई और एकेडमी अवार्ड तक चली गई। तो मुझे लगता है कि उसमें का जो सच है उसे देखना चाहिए, और वो सच ही रखा है और कुछ नहीं। सच के सिवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतिहास को तेलुगु में बोलते हैं चरित्रनु चित्र रूपमलो तीसानु, हिंदी में कन्वर्ट करे तो उसको ट्रांसलेट करे तो इतिहास को मैं चित्र के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कोई मजहब के अगेंस्ट नहीं है, कैटेगरिकली बोल रहा हूँ मैं। और मैं पैदा हुआ रमजान के दिन, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1963, अंडरलाइन कर लेके देख लो, 9:05 में पैदा हुआ, और कोई मजहब का अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ मीर उस्मान अली पाशा, कासिम रिजवी, रजाकार, बस। तो फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है ये मूवी, इतिहास के कुछ पन्नों को सामने रखने की कोशिश की गई है। हमारे इस शो को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।